फौजी बेटियों की होली। बॉर्डर में दुश्मन देश के साथ हमारे जवान जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अपनी जान से ज्यादा देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखने की परवाह है और उन्हीं जवानों का कमांडर मेजर मानव सिंह दुश्मनों की ओर सीना तान कर खड़े हैं और ऊंची आवाज में कह रहे हैं, दुश्मनों, हमसे तुम जीत नहीं सकते। हम भारत माता के वीर संतान हैं। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार मार के पिछवाड़ा लाल कर देंगे। ये सुनकर दुश्मनों का कमांडर चिरकुट चंद कहता है, ऐसा सिर्फ तुझे लगता है मानव सिंह, अभी देख मैं क्या करता हूँ। चिरकुट के पास इस जंग के लिए एक नई तरह की मिसाइल थी जिसके बारे में मेजर मानव को कोई आइडिया नहीं था। चिरकुट ने मिसाइल चलाया और उसमें हमारे कई जवान घायल हो गए। मानव का एक पैर उसके शरीर से अलग हो गया। मेरा पैर। एक मिसाइल से सब कुछ बिखर गया। वो दिन होली का था। चिरकुट बानुक लेकर मानव के पास आया और बोला, आज होली है ना, देखो कैसे तेरे जवानों के खून से होली मनाया। मेजर मानव ने दर्द से तड़पते हुए कहा, ज्यादा हंस मत, इसका बदला हम जरूर लेंगे, जरूर। चिरकुट ने मेजर मानव को गुमराह कर लिया और उसे अपने देश के एक काल कोठरी में डाल दिया। उधर मेजर मानव के गांव में उसकी बूढ़ी अंधी माँ कलावती को जब ये पता चला, वो दुख और दर्द से पागल जैसी हो गई। उसकी सूनी आंखों से सिर्फ आंसुओं की धारा बहने लगी। मेरा बेटा, मेरे बेटे को कोई वापस लाओ, मेरे बेटे को मेरी गोद में ला दो कोई। कलावती सिसक सिसक कर रोती रही और उसी गांव में 5 अनाथ बेटियां रहती थी, रीना, टीना, मीना, शांति और ललिता। वो पांचों अपने माता पिता को खो चुके थे। तब मानव को नई नई आर्मी में नौकरी मिली थी। पांचों को रोते हुए देखकर मानव उन लोगों के पास गया और बोला, रो मत बच्चियों, हम सब गांव वाले हैं ना तुम्हारे साथ। नहीं चाचू, हमारा कोई नहीं है, कोई हमें नहीं खिलाएगा, हम भूख से तड़पते हुए मर जाएंगे। तब मानव ने पांचों को गले लगा लिया और कहा, जब तक तुम्हारे मानव चाचा है तब तक तुम लोग भूखे नहीं मरोगे। तुम पांचों मेरे घर में रहोगी। मेरी माँ अंधी है ना, उनका ध्यान रखोगे और पढ़ाई करोगे, और उसके बदले में तुम लोगों का खाने का बंदोबस्त करूंगा। उसके बाद से पांचों मानव के घर में ही रहने लगे। मानव और कलावती से पांचों का लगाव हो गया था, लेकिन आज मानव के अगवा होने की खबर सुनकर पांचों दुखी हो गए। मानव चाचू हम सबसे कितना प्यार करते थे, वो नहीं होते तो हम अब तक जिंदा नहीं होते। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। हम उन्हें वापस लाएंगे, हम भी आर्मी में जाएंगे और इसी गांव में उनके साथ होली मनाएंगे। पांचों ने आर्मी ज्वाइन करने का ठान लिया। कलावती ने रोते हुए कहा, तुम पांचों मेरी पोती जैसी हो, मैंने एक बेटा खोया है, तुम लोगों को नहीं खो सकती, तुम लोग आर्मी में मत जाओ। नहीं दादी, हमें जाना होगा, हम आपके बेटे को आपकी गोद में ला कर देंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन इस वादे के बीच में कितनी सारी मुश्किलें हैं वो इन लोगों को नहीं पता था। मानव का एक भाई था राजेश। राजेश यहाँ नहीं रहता था, वो बचपन से ही बदमाश था, इसीलिए मानव के साथ उसकी नहीं बनती थी। मानव ने उसे घर से निकाल दिया था। मानव के अगवा होने की खबर सुनकर वो चला आया। अरे ये पांचों लड़कियां कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? ये पांचों अनाथ हैं बेटा, तेरे बड़े भैया ने इन्हें इस घर में जगह दी है। अच्छा, बड़े भैया मुझे घर से निकालकर इन बाहर की लड़कियों को घर में जगह दे रहे हैं। अब वो नहीं है, अब मैं इस घर का मालिक हूँ। लड़कियों निकलो, निकलो इस घर से। राजेश ने पांचों को बाहर निकाल दिया। कलावती ने मना किया लेकिन राजेश ने बात नहीं सुनी। पांचों बच्चियां गांव के रास्ते में भटकने लगी। उनमें से ललिता सबसे छोटी थी, 4 साल की। उसने कहा, अभी तक हमें खाना मिलता था, हमारे पास रहने की जगह थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी करके हमें जिंदा रहना होगा और मानव चाचू को वापस ले आना होगा। वो पांचों रास्ते में रहने लगे। ऐसे ही 1 साल बीत गया। उधर काल कोठरी में मानव पर अत्याचार होने लगा। चिरकुट चंद कांटे से भरा हुआ चाबुक ले जाकर मानव से पूछताछ करने लगा। हमें तेरे देश की मिलिट्री कैंप का मैप दे दे। दे दे। नहीं दूंगा, मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। नहीं करेगा तो ये ले। चिरकुट चंद मानव को कांटे से भरे हुए चाबुक से मारने लगा। मानव के शरीर से खून की नदी बहने लगी, लेकिन फिर भी मानव ने कुछ नहीं बताया। उधर मिलिट्री कैंप में मानव को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी।
कर्नल बिस्वास इस ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे थे। साथियों, मेजर मानव हमारे देश का एक सूरवीर योद्धा है। उन्हें उस दुश्मन से छुड़ाकर घर ले आना हमारा फर्ज है। यस सर। क्या तुम सब तैयार हो? यस सर। लेकिन कर्नल अपनी टीम लेकर बॉर्डर पार नहीं कर सके। बॉर्डर पर दुश्मनों ने लैंडमाइंस बिछाकर रखा था और उसी जाल में फंसकर बहुत सारे जवान शहीद हो गए। ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। उधर गांव में पांचों बहनें रास्ते में रहते हुए मिलिट्री में जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन कुछ दिनों बाद उन लोगों को खाना मिलना बंद हो गया। पांचों भूख से तड़पने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। एक दिन पांचों भूख से तड़प रहे थे। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक बात करने वाला तोता वहां आ गया। तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? रीना ने सब कुछ कहा। तोते ने कहा, खाने को लेकर परेशान हो? चलो मेरे साथ जंगल में, वहाँ खाने की कमी नहीं है। पांचों तोते के पीछे पीछे चलने लगे और जंगल में पहुंच गए। वहां हर एक पेड़ में बहुत सारे रंग बिरंगी फल हो रखे थे। पांचों ने पेट भर के खाया और वहीं पर रहने लगे। उस तोते के साथ उन लोगों की दोस्ती हो गई। रात को वो लोग सो गए, लेकिन आधी रात को एक आवाज से पांचों की नींद टूट गई। उन्होंने देखा एक आदमी अंधेरे में छुपकर कहीं जा रहा है। अरे, इतनी रात को यहाँ कौन है? पांचों ने उनका पीछा किया। वो रहस्यमयी आदमी एक जगह पर जाकर रुक गया और दूसरी ओर से आया दुश्मन देश का कमांडर चिरकुट चंद। चिरकुट के हाथ में उस आदमी ने एक नक्शा दे दिया। ये लो तुम्हारा पैसा। तो ये रहा कैंप का नक्शा। कल रात को ही मिलिट्री कैंप उड़ाकर सब कुछ कब्जा कर लेंगे। वो आदमी चला गया। कोई उसका चेहरा नहीं देख पाया। उन लोग के जाने के बाद ही रीना ने कहा, हमें अभी कैंप जाकर सबको ये खबर देनी होगी। पांचों कैंप गए और कर्नल को सब कुछ बताया। लेकिन कर्नल ने बच्चियों की बात नहीं मानी। उधर चिरकुट चंद अटैक की तैयारी करने लगा। हमें कुछ भी करके इस अटैक को रोकना होगा, लेकिन ये लोग तो हमारी बात मानने के लिए भी राजी नहीं है। तब तोते ने एक आइडिया दिया। तोते ने कैंप से एक छोटी कैमरा उठा लिया और उड़ते हुए दुश्मन देश में घुस गया और वहां उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कर्नल ने जब रिकॉर्डिंग देखी तो वो चौंक गए। अरे, ये तो सच में जंग की तैयारी कर रहे हैं। माफ करना, मैंने तुम लोगों की बात नहीं मानी। कर्नल ने भी तैयारी करनी शुरू कर दी। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स को बुलाया गया। दोस्तों, अब बारी है उन्हें कुछ वापस देने का। कर्नल ने दुश्मन के आने के रास्ते में लैंडमाइंस बिछा दिए। अगले दिन दुश्मन हमले के लिए तैयार होकर आने लगे और लैंडमाइन के ऊपर आते ही दुश्मन के आधे सैनिक लैंडमाइन के फटने से मर गए और बाकियों को इस देश की सेनाओं ने खत्म कर दिया। चिरकुट चंद को पकड़ लिया गया। उधर पांचों लड़कियां मानव को बचाने के लिए बॉर्डर पार करके दुश्मनों के कैंप में घुस गए। वहां उन लोगों ने एक छोटा सा घर देखा। लगता है मानव चाचू उसी घर के अंदर है, चलो। पांचों ने घर का दरवाजा खोला। अंदर मानव खड़ा था। अरे, तुम लोगों को पता नहीं है कि तुमने आज कितना बड़ा काम किया है। तभी 10-12 दुश्मन उनकी तरफ बंदूक लेकर बढ़ने लगे। तभी रीना को कुछ लैंडमाइन दिखा। उसने हाथ में पत्थर उठा लिया और लैंडमाइन पर फेंक कर मारा। उससे सारे दुश्मन खत्म हो गए और मेजर मानव पांचों को लेकर देश लौट आए। अगले दिन होली थी। सब लोग उत्सव मनाने लग गए, लेकिन रीना ने कहा, सर, मैंने देखा था कि हमारे देश के ही किसी आदमी ने दुश्मनों को नक्शा दिया था। उसे ढूंढना होगा, नहीं तो वो बाद में भी बगावत करेगा। लेकिन उसे नक्शा मिला कहां से? चिरकुट चंद ने उसे देखा था। उससे उस आदमी का स्केच बनवाया गया और स्केच देखते ही मानव ने कहा, अरे, ये तो मेरा भाई राजेश है। अच्छा, अब समझ में आया। मेरे घर में नक्शा था, उसने वहां से चुराया होगा। मानव ने राजेश को गिरफ्तार कर लिया। मानव को पाकर कलावती बहुत खुश हुई। कर्नल ने कहा, इन पांचों लड़कियों की वजह से ही ये जीत संभव हुआ है। मुझे तुम पांचों पर फक्र है। तुम पांचों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। तुम पांचों को मैं आर्मी ऑफिसर बनाऊंगा। अब चलो होली मनाते हैं। पिछले साल गम की होली मनाने के बाद इस साल सब लोग खुशी की होली मनाने लगे। होली का रंग लोगों की जिंदगी में भी रंग ले आया और ऐसे ही सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, देश की फौजी बेटियों के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। गांव की अनाथ फौजी बेटियां मीना, रीना, टीना, पूजा और गुड्डी का घर देश के बॉर्डर के पास वाले एक गांव में है। उनके माता पिता आर्मी कैंप में खाना बनाने का काम करते हैं। उनके पिता का नाम बिरजू और माता का नाम बिमला है।
जय हिंद कर्नल साहब। आज क्या खाएंगे आप लोग? अरे आप दोनों जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। आप दोनों के हाथ का खाना लाजवाब है। तो फिर आज रोटी और चिकन करी बना देते हैं। दोनों खाना बनाने में लगी गए कि तभी बाहर से गोलाबारी की आवाज सुनाई दी। कर्नल चिल्लाए, हमारे कैंप पर दुश्मन देश ने हमला कर दिया है, सभी अपना अपना पोजीशन ले लो। सभी ने हथियार लेकर पोजीशन ले लिया। बिरजू और बिमला रसोई के अंदर छुपे बैठे रहे। लड़ाई छिड़ गई। हाँ जी, सुनते हो, घर पर 5 बेटियां हमारे भरोसे बैठी है। अगर आज हमें कुछ हो गया तो उनका क्या होगा? चिंता मत करो बिमला, कुछ नहीं होगा। लड़ाई चलती रही। तभी बिरजू ने खिड़की से देखा कि एक दुश्मन पीछे से कर्नल को मारने आ रहा है। तभी बिरजू ने दौड़ लगाई और कर्नल को धक्का मार दिया। दुश्मन की गोली से बिरजू की मौत हो गई। ये देखकर बिमला भी चुप नहीं रह पाई। वो भी दुश्मन को मारने के लिए निकल गई, लेकिन दुश्मन की गोली से उसकी भी मृत्यु हो गई। कर्नल तो बच गया, लेकिन उस दिन वो पोस्ट देश के हाथ से निकल गया। दुश्मनों ने बागा पोस्ट नाम के उस पोस्ट पर अपना कब्जा जमा लिया। 5 बेटियों को जब अपने माता पिता की मौत के बारे में पता चला तब वो बहुत रोई। आप लोग हमें छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। 5 फूट फूट कर रोए। उसके बाद मीना ने सबको संभाल लिया, लेकिन उसके मन में एक जिद चढ़ गई। जिन्होंने हमारे माता पिता को मारा है, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं आर्मी में जाऊंगी और इस मौत का बदला लूंगी। हम भी आर्मी में जाएंगे दीदी, और हम भी बदला लेंगे। इसके बाद 5 ने खुद ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। हर रोज सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा और उसके बाद 10 किलोमीटर दौड़ लगानी होगी। उसके बाद घर लौटकर कसरत करनी होगी। 5 इसी रूटीन से आगे बढ़ने लगे। उधर कर्नल चिंता में पड़ गए। जो लोग लड़ाई में मारे गए थे, उन लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। जो लोग आज मर गए हैं उनकी कसम, बाघा पोस्ट हम वापस लेकर ही रहेंगे। लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली है और अभी अभी इतने जवानों को खोने के बाद कर्नल भी थोड़े दिन के लिए चुप बैठ गए। उस तरफ मीना अपनी बहनों को लेकर हर सुबह ट्रेनिंग करती रही। हर सुबह वो दौड़ने जाते और एक कुत्ता उनका इंतजार करता रहता। मीना उसको बिस्किट खिलाती। ऐसे उन लोगों की कुत्ते के साथ दोस्ती हो गई। मीना उसे घर ले आई। आज से तू हमारे साथ ही रहेगा, तू भी इस परिवार का हिस्सा है। तभी घर के बाहर मीना का चाचा लखा आ गया। यहाँ से निकलो तुम लोग, जल्दी निकलो। लेकिन क्यों चाचा? ये घर तो हमारा है। कागज दिखाओ जरा। कागज? वो तो नहीं पता कहाँ है। ये देखो मेरे पास है। तुम्हारे बाप ने घर का कागज गिरवी रखकर मुझसे उधार लिया था, उस हिसाब से ये घर मेरा हुआ। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए चाचा, हम कहाँ जाएंगे? 5 बहुत रोए धोए, लेकिन लखा का दिल नहीं पिघला। उसने 5 को घर से निकाल दिया। लखा के पास बहुत पैसा था। वो क्या करता था ये किसी को नहीं पता था। इस लखे के पास इतना पैसा आया कहाँ से? उसे तो मैंने कोई काम करते हुए नहीं देखा। पता नहीं यार क्या करता है वो, कोई झोल झाल वाला काम तो नहीं करता। लोग बस बातें बनाते थे, लेकिन उसका पैसा देखकर उसके साथ कोई पंगा नहीं लेता था। इसीलिए मीना और बाकी चारों को भी किसी से कोई मदद नहीं मिली। लखा ने सबको मना करके रखा था। सुनो गांव वालों, अगर मेरी 5 भतीजियों को किसी ने अपने घर में जगह दी तो मैं उसे गांव से निकाल दूंगा। इसी डर से 5 को किसी ने अपने घर के अंदर घुसने तक नहीं दिया। मीना ने कहा, कोई बात नहीं बहनों, हमें हमारी मंजिल पर टिके रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब उस कुत्ते ने राह दिखाई। वो कुत्ता एक बड़े से पेड़ के नीचे रहता था। उस पेड़ में एक बड़ा सा छेद था। 5 उसी के अंदर रहने लगे। उसके अंदर 5 को ठीक से बैठने तक नहीं मिलता था। कोई बैठ जाता था तो कोई खड़ा होकर ही सो लेता था। और सुबह उठकर पहले कसरत और फिर जंगल में से फल और सब्जियां तोड़कर खाना बनाना। ऐसे ही उन लोगों के दिन बीतने लगे। दूसरी ओर कर्नल लड़ाई के लिए आर्मी जवानों की झुंड इकट्ठी करने लगे। लड़कों, हमें कैसे भी करके बाघा पोस्ट को वापस लेना है। क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? यस सर। कुछ ही दिनों के अंदर कर्नल ने बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन पता नहीं कैसे दुश्मनों को पहले से ही इस अटैक के बारे में पता था। वो लोग तैयार होकर ही बैठे हुए थे। कर्नल हार गए। इस बार भी वो मरते मरते बचे। भला उन लोगों को पता कहां से चल गया कि हम अटैक करने वाले हैं? अजीब है। कर्नल फिर से तैयारी में लग गए।
इधर कठिनाई के साथ जूझते जूझते पांचों लड़कियां बड़ी होने लगी। वो लोग जवान हो गई और एनसीसी कैंप में भर्ती हो गई। एनसीसी कैंप में मुफ्त में खाना भी मिलता था, इसीलिए इतने दिनों बाद पांचों को भरपेट खाना मिला। उस कुत्ते को भी खाना मिलता रहा। एनसीसी कैंप में वो कुत्ता भी उन लोगों के साथ ही रहता था। एक दिन एनसीसी कैंप में चोरी हुई। बहुत सारे लोगों का मोबाइल फोन चोरी हो गया। सब लोग परेशान हो गए। तब मीना ने कुत्ते से कहा, जा मोती, मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है, जा और चोर को पकड़ कर ला। मोती सूंघते सूंघते एक लेक के किनारे पहुंच गया। वहां खुदाई करके देखा गया कि एक प्लास्टिक बैग के अंदर बांधकर सभी मोबाइल फोन को रखा गया था। सबको अपना अपना फोन मिल गया। मोती सूंघते हुए आगे बढ़ा और जंगल में से उस चोर को भी ढूंढ कर निकाला। उसका नाम गुल्लू था। गुल्लू को देखकर मीना को कुछ याद आ गया। अरे, मैंने तो एक बार इसे चाचा के घर पर देखा था। ये चोरी चकारी करता है। इसका मतलब क्या चाचा भी? मीना चिंता में पड़ गई। कैंप में पांचों लड़कियों की और कुत्ते की जय जयकार होने लगी। उस तरफ कर्नल चिंता में पागल हो रहे थे। इतने दिनों में उन्होंने कुल मिलाकर 9 ऑपरेशन किए थे, लेकिन हर एक बार दुश्मन को पहले से अटैक के बारे में पता था। ये कैसे हो सकता है? भला हर बार सटीक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच कैसे रही है? दूसरी ओर लखा का जमीन जायदाद दिन ब दिन बढ़ता गया। उसने बड़ा घर बना लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली। गांव वाले उसकी पीठ पीछे और ज्यादा बातें करने लगे। पक्का कुछ घपला करता है ये, नहीं तो इतना पैसा तो डाकुओं के पास भी नहीं है। उधर गुल्लू को छोटा मोटा चोर समझकर 2-3 थप्पड़ मारकर छोड़ दिया गया। अगले दिन कैंप में कर्नल साहब आए आर्मी सिलेक्शन के लिए, और उनकी नजर मीना और बाकी चारों लड़कियों पर पड़ी। लड़की होकर आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो? डर नहीं लगता? नहीं साहब, हम लोगों का एक मिशन है। अच्छा, कैसा मिशन? तब मीना ने सारी बात बताई। सब सुनकर कर्नल की आंखों में आंसू आ गए। ओह, तुम लोग बिरजू और बिमला की बेटियां हो। मुझे बचाते हुए ही तुम्हारे माता पिता ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन मैं आज तक उनके मौत का बदला नहीं ले पाया। मिलके लेंगे ना सर बदला। पांचों का आर्मी में सिलेक्शन हो गया। पांचों बहुत खुश हुई, लेकिन अब असली काम करना बाकी था। पांचों को स्पेशल टीम में लिया गया। एक रात को स्पेशल टीम की मीटिंग हो रही थी। बाघा पोस्ट पर बैठे हुए दुश्मनों पर 10वां अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा था। तभी मीना ने देखा कि गुल्लू खिड़की के बाहर बैठे हुए दूर से सब कुछ सुन रहा है। मीना ने कर्नल को ये बात बताई। तो चलो उसे पकड़ते हैं। नहीं सर, ये छोटा आदमी है, ये इतना बड़ा काम खुद से नहीं कर सकता। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ होगा। हम गुल्लू का पीछा करते हैं। मीना और कर्नल ने चुपके से गुल्लू का पीछा किया और गुल्लू जिसके पास गया वो देखकर मीना खड़ी की खड़ी रह गई। चाचा? इसका मतलब चाचा ने ही हर बार दुश्मनों को खबर दी। लखा ने गुल्लू से कहा, तू बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन ला गुल्लू, तुझे मैं मालामाल कर दूंगा। दुश्मनों से बहुत पैसा मिलता है मुझे। तभी कर्नल ने लखा पर बंदूक तान दी और मीना ने गुल्लू पर। अरे 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 अरे, ये क्या बचाओ। दोनों को अरेस्ट किया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई। इस बार दुश्मनों को खबर नहीं मिली। उनके ऊपर अचानक से हमला किया गया। मीना ने इस ऑपरेशन को लीड किया। दुश्मन पूरी तरीके से हिल गए। इस बार भी कर्नल को पीछे से एक दुश्मन मारने के लिए आया और अचानक से वहां मोती आ गया और उसने दुश्मन की छाती पर छलांग लगाई और उसे नोच नोच कर मार डाला। कर्नल बच गए। कर्नल, मीना और बाकी चारों ने मिलकर बाघा पोस्ट वापस ले लिया। माँ, पापा, आज हमारा सपना पूरा हुआ। आज हम लोगों ने आप दोनों की मौत का बदला लिया है। सभी बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कर्नल बहुत खुश हुए। उन्होंने मोती को आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया और वहां से मोती को भी आर्मी में नौकरी मिल गई। पांचों को बड़ा ऑफिसर बना दिया गया। रहने के लिए घर दिया गया और इसके बाद से पांचों खुशी खुशी देश की सेवा करने लगी। दोस्तों, आप लोगों को प्रजातंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। गरीब अनाथ बच्चियों पर ठंड का कहर। ठंड इतनी है कि पूरा शरीर थर थर कांप रहा है। ऊपर से हर वक्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। कोई अपने घर से निकल ही नहीं रहा है। सभी अपने अपने कमरे में कंबल ओढ़कर बैठे हुए हैं, लेकिन पूजा और उसकी बाकी बहनें इतनी भी खुश नसीब नहीं हैं। उन लोगों के पास एक कंबल तो छोड़ो, एक घर तक नहीं है। दीदी,
बहुत ठंड लग रही है। ठंड में मेरी सांस फूल रही है। पूजा की बहन परी ठंड से कांप रही है, लेकिन पूजा के पास ठंड से बचने का कोई उपाय ही नहीं है। भगवान ने इन पांचों के लिए सिर्फ भुगतना लिखा है। ये लोग हमेशा से गरीब थे, लेकिन रास्ते पर नहीं थे। इन लोगों के पास टूटा फूटा ही सही, लेकिन एक घर था। इनके माता पिता भी थे। वो दोनों ट्रक में भारी भरकम माल लोड करने का काम करते थे। आज बहुत काम है बिमला, बहुत भारी सामान उठाना पड़ेगा। क्या तुम इस हालत में उठा पाओगी? हाँ, उठाना तो पड़ेगा ही। जिम्मेदारी और बढ़ रही है, काम तो करना ही होगा। पूजा की माँ बिमला तब गर्भवती थी। तब वो लोग 4 बहनें थे और एक इस दुनिया में आने वाली थी। उसके पिता रमेश और माता बिमला हर रोज काम पर जाते थे और पूजा घर संभालती थी। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई। बिमला गर्भवती अवस्था में ही भारी भरकम माल ट्रक में उठाने लगी, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह! क्या हुआ बिमला, क्या हुआ? तभी वहां की बाकी औरतों ने कहा, लगता है बिमला की डिलीवरी होने वाली है, हट जाओ सब लोग यहाँ से। सभी औरतों ने मिलकर साड़ियों से उस जगह को घेर दिया और बिमला की कोख से एक बेटी पैदा हुई। सबके चेहरे पर मुस्कान छा गई। लेकिन तभी मालिक आ गया। ये क्या हो रहा है यहाँ? काम रोक कर बच्चा बच्चा खेल रहे हो तुम लोग? नहीं मालिक, अब मेरी बीवी पेट से थी ना, उसकी डिलीवरी हुई है। काम धंधा नहीं है, खुद के खाने का ठिकाना नहीं, एक के बाद एक बच्चा लिए जा रहे हो। ये सुनकर बिमला गुस्सा हो गई। मालिक, ये मेरी बच्ची है, बच्ची को लेकर उल्टी सीधी बातें मत करना। अच्छा, नहीं तो क्या करेगी? ये बोलकर मालिक ने उसी हालत में बिमला को मारना शुरू किया। बिमला बच्चे को गोद में लेकर मार खाती रही और सब लोग चुपचाप देखते रहे। मालिक वहां से चले गए और अपने मन में कहा, ये लोग बहुत बढ़ गए हैं, इनके बच्चे के साथ ही इन्हें कुचल दूंगा आज। काम खत्म होने के बाद रमेश और बिमला अपनी बच्ची को गोद में लेकर निकल गए। वो दोनों बहुत खुश थे। बिमला की गोद में सोकर वो बच्ची भी हंस रही थी। लेकिन तभी दूसरी ओर से मालिक एक ट्रक लेकर बहुत स्पीड में उन लोगों के सामने आ गए और रमेश ट्रक के नीचे कुचला गया। नहीं, ये क्या हो गया? बहुत अच्छा हुआ। ये बोलकर मालिक ने ट्रक से बिमला को भी कुचल दिया। बिमला की गोद से बच्ची पास की झाड़ियों में गिर गई। बिमला और रमेश का देहांत हो गया और तभी वहां पुलिस की गाड़ी आ गई। इसीलिए मालिक ट्रक लेकर भाग गया। इतनी देर में पूजा और उसकी बाकी बहनों को उनकी नई बहन के बारे में खबर लग गई थी। लेकिन रात होने पर भी जब बिमला और रमेश उस बच्ची को लेकर नहीं लौटे, तब पूजा चिंता में पड़ गई। माँ बापू अभी तक लौटे क्यों नहीं? पूजा की तीसरी बहन राखी ने कहा, चलो दीदी, हम जाकर देखते हैं। चारों घर छोड़कर निकल गए, लेकिन जाकर देखा कि रास्ते में दोनों मरे पड़े हैं और आसपास पुलिस खड़ी है। पूजा दौड़कर डेड बॉडी के पास गई और रोने लगी। माँ बापू, क्या हो गया? क्या हो गया आप दोनों को? चारों बहुत रोए और फिर पूजा ने पुलिस से पूछा, पुलिस अंकल, मेरी बहन कहाँ है? मेरी माँ और बापू उसे ही लेकर आ रहे थे। बहन? लेकिन हमने तो किसी बच्चे को नहीं देखा। पुलिस दोनों डेड बॉडी को उठाकर ले गई। पूजा और बाकी बहनें मिलकर उसकी नवजात बहन को ढूंढते रहे। तभी झाड़ियों के बीच से एक कुत्ता उस बच्ची को मुंह में लेकर बाहर आया और पूजा के सामने रख दिया। बहन, मेरी बहन तो यहाँ है। उसने अपनी बहन को गोद में उठा लिया और फिर वो अपने घर की ओर चले गए। वो कुत्ता भी उन लोगों के पीछे पीछे चलता रहा। आजा, तू भी आजा, तू भी बिना माँ बाप का ही है। आजा, हम लोग एक साथ रहेंगे। वो लोग घर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचकर सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक बुलडोजर से उनके घर को तोड़ा जा रहा है और पास में एक सरकारी ऑफिसर खड़े हैं। पूजा ने उनके पैर पकड़ लिए। क्या हुआ साहब? हमारा घर क्यों तोड़ रहे हैं? यहाँ तो हम रहते हैं, अब हम कहाँ रहेंगे? वो सब मुझे क्या पता। सरकारी जगह पर झोपड़ी बना के रहोगे तो ऐसा ही होगा। जाओ, भागो यहाँ से। उस ऑफिसर ने पूजा को लात मार दी। पूजा गिर गई और उसे चोट लग गई। पूजा की बहनों ने उसे उठाया। उठो दीदी, उठो, यहाँ हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। चलो, हम कहीं और चलते हैं।
वो लोग रास्ते पर आ गए और रहने का ठिकाना ढूंढने लगे। इतनी ठंड में न उन लोगों के पास घर रहा और न कोई ठिकाना। उनके पास अभी ठंड से बचने के लिए एक चद्दर तक नहीं है। चारों बहनों ने अपने अपने कपड़ों से थोड़ा हिस्सा फाड़कर अपनी नवजात बहन के लिए कपड़ा बना दिया और फिर बाकी सबको बहुत ठंड लगने लगी। दीदी, बहुत ठंड लग रही है, ठंड में मेरी सांस फूल रही है। परी ठंड में कांपने लगी और कांपते कांपते बेहोश हो गई। पूजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। उसने परी को भी अपने कंधे पर उठा लिया। तभी वो कुत्ता भौंकने लगा और भौंकते हुए जंगल की ओर चला गया। दीदी, लगता है ये कुत्ता हमें कहीं पर ले जाना चाहता है। हाँ, चलो सब लोग उसके पीछे। वो लोग उस कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल की गहराई में चले गए। हाँ, ये जगह अच्छी है, हम यहाँ पर रह सकते हैं। उस जगह पर बहुत सारे बांस के पेड़ थे। पूजा ने बांस से एक घर बनाया और उसके बाद वो लोग वहां रहने लगे। कुछ देर बाद घर के अंदर गर्मी बढ़ी और परी को होश आ गया। सभी मिलकर उस कुत्ते को सहलाने लगे। तू ही हमारा अपना है रे, तेरी वजह से हम लोगों को एक घर मिला। वो लोग जंगल से फल तोड़कर खाने लगे। अगले दिन पूजा ने देखा कि घर के बाहर जंगल की एक मुर्गी आई है। वाह, ये मुर्गी कितनी सुंदर है, लगता है ये भूखी है। ये बोलकर पूजा ने उस मुर्गी को कुछ छोटे छोटे फल खाने को दिए। वो फल खाकर मुर्गी बहुत खुश हुई और पूजा ने अगले दिन देखा कि घर के बाहर बहुत सारी मुर्गियां आ गई हैं। उन बहनों ने मिलकर सबको फल खिलाया और उपहार स्वरूप सभी मुर्गियों ने एक एक अंडा दिया। कुल मिलाकर उन लोगों के पास 20 अंडे हो गए। वाह, हमारे पास कितने सारे अंडे हैं। एक काम करते हैं, हम इन अंडों को बाजार में बेचते हैं। ये बोलकर पूजा ने सभी अंडों को जंगल के बाहर वाले बाजार में बेच दिया और उन पैसों से उसकी नवजात बहन के लिए दूध खरीद कर लाई। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे मुर्गियों की संख्या बढ़ती गई और वो मुर्गियां भी उन लोगों के साथ रहने लगी। पूजा ने मुर्गियों के लिए एक बड़ा सा बांस का घर बना दिया और सभी मुर्गियां हर रोज कुल मिलाकर 100 अंडा देने लगी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, हमें इस जंगल में रोजगार मिल गया। वो कुत्ता मुर्गियों के साथ खेलता रहा और पूजा अंडे बेचती रही। ऐसे करके उन लोगों के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए और उन्होंने जंगल में ही एक अच्छा सा घर बना लिया। हर एक बहन के लिए अलग अलग कंबल खरीदा गया। ऐसे ही उन लोगों ने जिंदगी में सफलता प्राप्त की। उस तरफ बिमला और रमेश को मारने के जुर्म में मालिक को गिरफ्तार किया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। उसका जीवन खत्म हो गया और यहाँ मेहनत और ममता के सहारे पूजा और बाकी बहनों ने अपने लिए जीने का रास्ता ढूंढा। ठंड में आर्मी ऑफिसर बेटी की सफलता। ठंड के मारे घर के बाहर लोगों ने निकलना बंद कर दिया है। चारों तरफ ठंड का कहर बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इतनी ठंड में भी मोहनपुर गांव के लोग घर के बाहर खड़े हैं, क्योंकि आर्मी ऑफिसर लीना का कफन जो आने वाला है। लीना के घर पर शोर शराबा है। उसकी माँ सिसक कर रो रही है। मेरी बच्ची कहाँ चली गई? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? इतने में लीना का कफन आता है। रोना धोना बढ़ जाता है। लेकिन रीना के पिता हरिहर और उसकी बहन चंपा नहीं रो रहे हैं, बल्कि वो दोनों खुश हैं। अच्छा है वो मर गई, उसी को लेकर तो सारी परेशानी थी। बहुत सताया है इसने मुझे, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आखिर ये दोनों कैसे पिता और बहन है? ये कैसा परिवार है? लीना को कभी भी इस घर में सम्मान नहीं मिला। चंपा पहले पैदा हुई थी और उसके 2 साल बाद जब लीना पैदा हुई, उसके 2 दिन बाद हरिहर की माँ का देहांत हो गया और उसका सारा दोष जाकर लीना के सर पर पड़ा। ऊपर से लीना काली थी और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग थे। ये कैसी बेटी को जन्म दिया है तूने बिमला? एक तो ये काली है, ऊपर से अपशगुनी भी। इसके पैदा होते ही माँ मर गई। लेकिन माँ जी को तो बहुत दिनों से कठिन बीमारी थी। बीमारी थी लेकिन मरी तो नहीं थी ना। तेरी बेटी अपशगुनी है। चंपा ने भी सोचा, मैं अकेली थी, सारी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलती, लेकिन अब तो प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाएंगे। अरे यार, इतनी सी उम्र में ही चंपा को प्रॉपर्टी का लालच आ गया था, इसलिए उसने भी उसके बाद से लीना के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। लीना बड़ी होने लगी। वो अपने परिवार से बेहद प्यार करती थी। दीदी, मेरी चोटी बांध दोगी? जा भाग यहां से, मुझे दीदी कहकर कभी मत बुलाना। हाँ, तू मेरी बेटी है ही नहीं लीना।
मुझे भी कभी पापा कहकर मत बुलाना। लीना को बुरा लगा, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। हरिहर ने उसे स्कूल में भी भर्ती नहीं किया, लेकिन चंपा अच्छे स्कूल में पढ़ने लगी। लीना घर के बाहर उसकी उम्र के छोटे बच्चों के साथ खेलने लगी। लीना, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? सोचा नहीं है कुछ, तू क्या बनेगा? मैं तो आर्मी में जाऊंगा और देश की सेवा करूंगा। लीना को भी आर्मी में जाने का चस्का चढ़ गया। वो दिन रात प्रैक्टिस करने लगी। माँ, मुझे आर्मी में जाना है। जाएगी बेटी, तू आर्मी में जाएगी तो हमारा नाम रोशन होगा। लेकिन ये सुनकर हरिहर और चंपा हंसने लगे। ये सब तेरे बस का नहीं है, छोड़ ये सब और घर के कामकाज पे ध्यान दे। बनना तो तुझे नौकरानी ही है। अगर भाग्य ने साथ दिया तो किसी भिखारी से शादी भी हो सकती है। लेकिन लीना ने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। चंपा को पढ़ाने के पीछे हरिहर का बहुत सारा पैसा खर्च होने लगा। पापा, मुझे लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप? लेकिन घर पे कंप्यूटर है ना। नहीं, मुझे 1 लाख का लैपटॉप चाहिए बस, मुझे और कुछ नहीं पता। हरिहर को एफडी तुड़वा कर लैपटॉप खरीदना पड़ा। कोई बात नहीं, बेटी बड़ी होकर अच्छी नौकरी करेगी तो अपने आप पैसा आ जाएगा। तभी लीना ने आकर कहा, पापा, मुझे प्रैक्टिस के लिए जूते चाहिए। मेरे जूते फट गए हैं, सिर्फ 200 रुपए के जूते दिला दो ना। भाग यहाँ से। 200 रुपए के जूते चाहिए? कभी एक साथ देखा है इतना पैसा? हरिहर ने लीना को जूते खरीद कर नहीं दिए। लीना फटे हुए जूते पहनकर ही प्रैक्टिस करने लगी। ऐसे ही दोनों बड़े हो गए। चंपा का कॉलेज भी खत्म हो गया। इतने दिनों में चंपा के पीछे हरिहर का सारा पैसा खत्म हो गया। चंपा बेटी, कॉलेज खत्म हो गया है ना, अब कुछ नौकरी कर ले। नौकरी? मैं वो सब नहीं कर सकती, मैं तो बस जिंदगी भर आराम करूंगी। चंपा ने कॉलेज में ही एक लड़के के साथ संबंध बना लिया था। उस लड़के का नाम राहुल था और वो बहुत अमीर घर से था। राहुल को चंपा से उतना प्यार नहीं था। देखो चंपा, मैं तुम्हें बस एक दोस्त के नजरिए से देखता हूँ। नहीं राहुल, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ऐसे डरा धमकाकर और ब्लैकमेल करके चंपा ने राहुल को फंसा रखा था। इससे शादी हो गई तो मेरी लाइफ तो सेट हो जाएगी। हाँ। दूसरी ओर लीना आर्मी ट्रेनिंग में भर्ती हो गई। ट्रेनिंग के बाद इंटरव्यू हुआ और लीना को आर्मी में नौकरी मिल गई। वो हंसते हुए घर आई और अपनी माँ को गले लगा लिया। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है माँ, मैं आज से आर्मी ऑफिसर हूँ। बहुत अच्छा बेटी, मुझे पता था कि तू तो कुछ करेगी। अरे चुप रहो, ऐसा कौन सा तीर मारा है इसने? आर्मी में तो लड़के जाते हैं, कुछ ढंग का कर लेती। लीना को अब इन सब की आदत हो गई थी। उसने बात को दिल पर नहीं लिया। उधर चंपा के खर्चे उठाने के लिए हरिहर को जमीन बेचनी पड़ी, लोगों से उधारी लेनी पड़ी। चंपा बस सज धज कर राहुल से मिलने जाती और घर लौटकर महंगे फोन से दोस्तों के साथ बातें करती। कुछ दिन बाद लीना के लिए एक चिट्ठी आई। लीना ने चिट्ठी पढ़ने के बाद कहा, बुलावा आया है माँ, पहाड़ में जंग छिड़ गई है, मुझे आज ही जाना होगा। बिमला ने आंसुओं से लीना को विदा किया। जाते वक्त बिमला ने लीना के हाथ में एक लोहे का ताबीज बांध दिया। इसे पहनकर रखना, ये ताबीज तेरी रक्षा करेगा। लीना पहाड़ों में पहुंच गई और बंदूक लेकर बड़े साहस के साथ दुश्मनों का मुकाबला करने लगी। इधर ये सुनकर राहुल को बहुत अच्छा लगा। उसने चंपा से कहा, चंपा, तुम्हारी बहन आर्मी में है, सुना है पहाड़ों में दुश्मन से लड़ाई कर रही है। वाह यार, तुम्हारी बहन कितनी अच्छी है। ये सुनकर चंपा गुस्सा हो गई। मेरी बहन से तुमको क्या? तुम सिर्फ मेरे हो राहुल, तुम सिर्फ मेरे बारे में बात करना। राहुल मन ही मन लीना को पसंद करने लगा। उधर हरिहर को बैंक से लोन लेना पड़ा। उसके ऊपर उधारी का बोझ बढ़ता चला गया और उस तरफ पहाड़ों की तेज ठंडी में बर्फ गिरने लगी और वैसी तेज भयानक ठंड में लीना लड़ती रही। कैंप में उसकी एक सहेली बनी, उसका नाम पूजा था। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। कल बहुत जरूरी मिशन है, मुझे तो डर लग रहा है। डर मत पूजा, ये ले, इससे तेरा डर खत्म हो जाएगा। लीना ने अपने हाथ से वो ताबीज निकालकर पूजा को पहना दिया। अगले दिन दुश्मनों से लड़ाई होने लगी और दुश्मन का एक बम आकर लीना के सामने गिर गया और तभी पूजा ने ये देख लिया। पूजा दौड़कर आई और लीना को एक धक्का मारा। धक्का खाकर लीना खाई में गिर गई और बेहोश हो गई और यहाँ बम के फटने से पूजा की मौत हो गई। लेकिन उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल गया कि कोई उसे पहचान नहीं पाया। इसके हाथ में तो ताबीज है। ये ताबीज मैंने लीना के हाथ पर देखा था, ये लीना ही होगी। लीना के घर पर उसकी मौत की खबर आ गई।
यहाँ भी बहुत ठंड पड़ गई थी। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, लेकिन ये खबर सुनकर सभी अपने अपने घर से बाहर निकल आए। पूजा की बॉडी लाई गई। उसके हाथ में ताबीज देखकर बिमला ने सोचा कि ये लीना ही है। वो फूट फूट कर रोने लगी। राहुल भी वहां पर आया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। उस तरफ खाई में लीना को होश आया। अरे, मैं खाई में कैसे आ गई? लीना खाई से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी और इसी कोशिश में वो जंगल में पहुंच गई और वहां उसने देखा कि दुश्मनों ने वहां टेंट खड़ा करके रखा है। उसी टेंट के अंदर बहुत सारे दुश्मन हैं और बहुत सारे हथियार भी। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं, इतना मारने के बावजूद भी इतने दुश्मन आ कहां से रहे हैं। ये टेंट उड़ा देने से ही हम लोग ये लड़ाई जीत जाएंगे। लीना के पास बम था। उसने टेंट में बम फेंक कर मारा और टेंट तबाह हो गया। इसके साथ साथ वो लोग जंग जीत गए। लीना कैंप लौट आई और उसने सब कुछ बताया। जंग जीतने की खुशी में सभी लीना को कंधे पर उठाकर नाचने लगे। उसे प्रमोशन मिल गया और साथ में उपहार स्वरूप उसे बहुत सारे पैसे भी मिल गए। उसके बाद लीना को जब पता चला कि गलती से पूजा की डेड बॉडी उसके घर पर उसके नाम पर चली गई है, तब वो बेचैन हो गई और घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही उसे देखकर सभी चौंक गए। तू जिंदा है मेरी बेटी, मेरी बेटी। बिमला ने उसे गले लगा लिया। तभी घर के बाहर पुलिस आ गई और हरिहर को पकड़ लिया, क्योंकि वो बैंक लोन नहीं चुका पाया था। ये सुनकर लीना ने कहा, अरे मैं देती हूँ ना पैसे। लीना ने सारी उधारी चुका दी। हरिहर ने भी लीना को गले लगा लिया। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत उल्टा सीधा कहा। ये सब देखकर चंपा अपने आप को रोक नहीं पाई। वो एक चाकू लेकर लीना को मारने के लिए आगे आई, लेकिन तभी कहीं से राहुल ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ये तुम क्या करने जा रही थी चंपा? ऑफिसर, इसे अरेस्ट कीजिए। ये अपनी ही बहन को मारने जा रही थी। चंपा को अरेस्ट किया गया। राहुल ने लीना को शादी के लिए प्रपोज किया और दोनों की शादी हो गई। और ऐसे ही सब कुछ ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।